हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में ये जो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्पेशली फोकस्ड है जेई और नीट के लिए। और इस पूरे सीरीज में हम लोग टॉपिक्स, एडवांस लेवल के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेई एडवांस, मेंस और नीट के क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पूरा सीरीज या ये जो पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि आप सारे हमारे अपडेट्स से रूबरू रहो और अपडेट से अवेयर रहो। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो क्लास 12th का टॉपिक है। क्लास 12th में आपको डिस्कस करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो आज ये पहला लेक्चर है तो हम इसमें बस बेसिक्स को ही डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या है, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ का क्या है, ठीक है, चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या, इन सब चीज़ों को जितने बेसिक्स हो सकते हैं हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का मतलब क्या है। अगर मैं इसे तोड़ूं तो तोड़कर जब आप इसे लिखेंगे या मैं तोड़कर लिखूं तो आपको कुछ फील होगा कि इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। स्टैटिक मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, the branch of physics in which we study about, in which we study about, in which we study about charge at rest, charge at rest। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें आप पढ़ोगे, ठीक है, वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें आप पढ़ोगे रुके हुए चार्ज के ऊपर, या ये जो डील करता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है जो डील करता है रुके हुए चार्ज से। रुके हुए चार्ज को स्टडी करना, रुका हुआ चार्ज क्या क्या कर सकता है। तो रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करेगा, रुका हुआ चार्ज के, रुके हुए चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इन सारी चीज़ को, चार्ज किसी कंडक्टर पर आ गया और बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया तो उसे कैपेसिटर कहेंगे। बहुत सारी चीज़ें बेसिक हम लोग इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग रुके हुए चार्ज को स्टडी करेंगे। अब बात यहाँ ये है कि चार्ज एक्चुअली में क्या है। जब चार्ज की बात आई है तो चार्ज एक्चुअली में क्या है, चार्ज है क्या, चार्ज। तो चार्ज के ऊपर डेफिनेशन क्या है, चार्ज है क्या। तो बेसिकली जब चार्ज आप सुनते हो तो आपके दिमाग में आता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ओ माय गॉड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन हम इसे डेफिनेशन जिससे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली में है तो क्या है। ठीक है, चार्ज कहने का मतलब क्या होता है। देखिए, चार्ज एक नाम है प्रॉपर्टी का, बस और कुछ नहीं। चार्ज क्या है, नाम है प्रॉपर्टी का। एकदम ध्यान में रखना, चार्ज क्या है, नाम है प्रॉपर्टी का। किसके पास है ये प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास है ये प्रॉपर्टी। क्या होता है इस प्रॉपर्टी से, तो इस प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पैदा होता है या लगाया जाता है। बात समझ में आ रही, कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगाएगा कि जाहिर सी बात है उसी के पास ना ये है, उसी के पास चार्ज है, उसी के पास ये प्रॉपर्टी, तो वही इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाएगा। तो चार्ज क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक प्रॉपर्टी का नाम है जिससे ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाता है। अब कहेगा सर थोड़ा और इसे क्लियर कीजिए। आइए मैं और इसे क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, प्रोटॉन की बात करूँ, न्यूट्रॉन की बात करूँ, ठीक है,
अगर ध्यान से देखिए तो मास अगर बात करें तो मास इलेक्ट्रॉन के पास भी, मास प्रोटॉन के पास भी, मास न्यूट्रॉन के पास भी, ठीक है। इस मास से क्या होगा, तो इस मास से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ठीक है। तो मास होना, ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 1। प्रॉपर्टी नंबर 1, मास है इसके पास, इसको हम लोग प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। मास है इसके पास, प्रॉपर्टी 1, तीनों के पास मास। लेकिन प्रॉपर्टी 2 क्या है, तो प्रॉपर्टी 2 ही तो चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन के पास भी है, कैसा वाला, माइनस वाला, निगेटिव वाला। प्रोटॉन के पास भी है, पॉजिटिव वाला। लेकिन किसके पास नहीं है, न्यूट्रॉन के पास नहीं है। तो ये जो एडिशनल प्रॉपर्टी, ये एक तो पहले से है इसके पास, उसके अलावा इसके पास एक और प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडिशनल प्रॉपर्टी। क्या कह रहे हैं, एडिशनल प्रॉपर्टी। इस एडिशनल प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चार्ज। एडिशनल प्रॉपर्टी नेम इज चार्ज, नेम इज चार्ज। तो बात समझ में आ रही है कि चार्ज क्या है, एडिशनल प्रॉपर्टी का नाम है। और ये एडिशनल प्रॉपर्टी किसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास है। इससे क्या क्या होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इतना में, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। चार्ज क्या है, तो इट इज द नेम ऑफ, ठीक है, इट इज द नेम ऑफ एडिशनल प्रॉपर्टी, इट इज द नेम ऑफ एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन by which it exerts electric force of attraction and repulsion, attraction and repulsion। कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन समझ में आ रहा है सर। चार्ज के बारे में हमने समझ लिया। चार्ज कितने टाइप का होगा, तो 2 टाइप का है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो चार्ज क्या है ये समझ गए। चार्ज आया कहां से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, वो ब्रांच जो रुके हुए चार्ज को डील करता है। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है, नेम ऑफ एडिशनल प्रॉपर्टी, जिससे लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है। इसको एक एग्जांपल से और क्लियर कर दूं कि चार्ज एकदम याद ही हो जाए आपको। एक और एग्जांपल क्या है कि जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड है और क्रिकेट में अच्छी बैटिंग करते हैं आप, तो आप क्रिकेट टीम में जाओगे तो बैटिंग एज ए बैट्समैन जाओगे। आपको बैट्समैन एज ए बैट्समैन, भाई ये बैट्समैन है और बैट्समैन की ज़रूरत है, मैं इसे चुनने वाला हूँ। आप उसमें सेलेक्ट हो गए। अब सेलेक्ट हो गए उसमें, तो लोग आपको जान रहे हैं कि भाई ये बैटिंग करेगा, इसको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर, इसको आप 4 में से किसी भी नंबर पर जा सकते हो। लेकिन जैसे ही आप किसी मैच में आपको कहा गया कि भाई तू 1 ओवर निकाल, तो आपने कहा कि ठीक है मैं भी लाओ मैं बॉलिंग कराता हूँ। और आपने क्या किया, बॉल डाला, और 6 जो बॉल डाला वो बेहतरीन बॉल डाला। लोग फैन हो गए, ओ माय गॉड ये तो बॉलिंग भी करा सकता है यार, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो बैट्समैन तो है, ये तो बॉलर ही बॉलिंग भी करा सकता है। तो लोग आपको क्या कहेंगे, ये ऑलराउंडर। अब ऑलराउंडर क्या है, एक प्रॉपर्टी का नाम। ऑलराउंडर कोई आदमी है नहीं, कोई भी हो सकता है ऑलराउंडर। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी का नाम। इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, तो इस प्रॉपर्टी से कोई भी खिलाड़ी बैटिंग और बॉलिंग दोनों करने में सक्षम है, दोनों करने में, है ना, दोनों कर सकता है। तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर क्या है, एक प्रॉपर्टी, जैसे ही प्रॉपर्टी एडिशनल प्रॉपर्टी मिला उसका नाम रख दिया ऑलराउंडर। सेम चीज चार्ज क्या है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो नाम है एडिशनल प्रॉपर्टी का, जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा। और ये किसके पास होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। चार्ज के 2 टाइप, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा इसके वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चार्ज समझ गए। अब चार्ज आगे आते हैं, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, ठीक है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, चार्ज सबसे पहले तो चार्ज कैसा क्वांटिटी है, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, तो इट्स एसआई यूनिट इज कूलम,
इसका SI यूनिट क्या है? कूलम, जिसको हम लोग C से देखेंगे, कैपिटल C से। इसका CGS यूनिट क्या होगा? तो इट्स CGS यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। इसका सिंबल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का? E.S.U। इसको बहुत जगह हम लोग स्टैट कूलम के नाम से भी जानते हैं, स्टैट कूलम। और आपको मालूम होगा एक कूलम 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर। एक कूलम कितना के बराबर है? एक कूलम बराबर है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर, ठीक है। और अच्छी बातें कर रहे हैं अभी, बस हम लोग अच्छी बातें ही कर रहे हैं, बेसिक बातें कर रहे हैं। चार्ज समझ गए, टाइप्स ऑफ चार्ज समझ गए, चार्ज कैसा है, स्केलर है, पहला पॉइंट, SI यूनिट, CGS यूनिट और इसके वैल्यू। अब एक चीज़ और हम लोग समझेंगे, ठीक है, एक चीज़ और हम लोग समझेंगे, देखिए क्या। तो एक चीज़ और हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे आपको मालूम है कि एटम बना है किससे? मैटर बना है किससे? एटम से। तो मैटर जब एटम से बना है तो एटम भी किसी ना किसी चीज से बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तो क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी ना किसी चीज से बना है? तो जी हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी चीज से बना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वार्क। क्या बोलना है? क्वार्क, ठीक है। क्वार्क क्या है? तो ये फॉर्मेशन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी ना किसी छोटे पार्टिकल से बना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वार्क। क्वार्क कितने तरह का होगा? तो 2 तरह का होगा। एक होता है अप क्वार्क, ठीक है, जिसको हम लोग U से दिखाते हैं, ठीक है। U पर चार्ज कितना होगा? तो +2/3e जितना। U पर चार्ज कितना होगा? +2/3e। E क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यहां पर लिख सकते हैं बेसिक यूनिट, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इसी को हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलेंगे। एकदम ध्यान में रखिएगा, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यही बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, इससे हटके कोई बेसिक यूनिट नहीं है। तो E यहां पर क्या है? बेसिक यूनिट, एकदम प्राइमरी, सबसे छोटा, इससे छोटा पॉसिबल नहीं, ठीक है, बेसिक यूनिट। उसके बाद क्या है? डाउन क्वार्क। इसमें 2 क्वार्क आएंगे, अप क्वार्क और दूसरा आता है डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क, ठीक है। डाउन क्वार्क को D से दिखाते हैं, इस पे होता है -1/3e। इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? -1/3e। कोई दिक्कत इतना में, कोई परेशानी नहीं। क्वार्क 2 तरह का है। क्वार्क से बना कौन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वार्क से कौन बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना होता है, ठीक है। क्वार्क से कौन बना होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां लिख देते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 2 बना होता है। किससे? क्वार्क से। इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बना होता है। तो ये बेसिक चीजें हम लोगों ने समझ ली है, कोई परेशानी नहीं है, सब चीजें समझ में आ रही है। चार्ज, पार्ज क्या है, अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या समझेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब यहां बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इस रेस्ट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि मुझे इस रेस्ट को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, रेस्ट, ठीक है। अब हम लोग समझ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एकदम बेसिक अच्छी बातें हम लोग करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला प्रॉपर्टी आपको पता है। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। पहली प्रॉपर्टी तो आपने बचपन से ही पढ़ा है। लाइक चार्ज क्या होगा? रिपेल करेगा। अनलाइक चार्ज क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसको थोड़ा समझना है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है। तो
तो भैया चार्ज किस तरह का होगा, तो भैया चार्ज पॉजिटिव भी होगा और चार्ज निगेटिव भी होगा, चार्ज पॉजिटिव भी होगा, चार्ज निगेटिव भी होगा। ठीक है, मान लेते हैं, मानना नहीं होता है, चार्ज पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। एडिटिविटी का मतलब क्या है, आइए ना समझते हैं। एडिटिविटी कहने का मतलब क्या है, एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, एक बॉडी है। अब इस बॉडी पर देखें तो +2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम, -6 कूलम, +8 कूलम, -6 कूलम, इतना चार्ज इस पर बटा हुआ है। ठीक है, कितना चार्ज इस पर बटा हुआ है, +2 -3 -6 +5 +8 -6, इस तरह से इस पर चार्जेस जो हैं वो बटे हुए। ओहो हो, चार्ज बटे हुए हैं। तो आपसे कहा टोटल चार्ज निकालिए, टोटल चार्ज निकालिए। एक चीज यहां और हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, मैं ऐड करने वाला हूं यहां पर एक चीज, एक पॉइंट और, कि चार्ज का जो सिंबल होता है ना वो होता है Q। हम लोग या तो कैपिटल Q से दिखाएंगे या फिर हम लोग स्मॉल q से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज का Q है, चार्ज का सिंबल क्या है, या तो कैपिटल Q या फिर स्मॉल q, या तो कैपिटल Q या फिर स्मॉल q। भाई यहां पर चार्ज कितना होगा भाई, आओ ना भाई देख लेते हैं। टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज क्या करना है, सारे चार्ज को जोड़िए। तो हम टोटल चार्ज जो यहां पर निकालेंगे वो कैसा होगा, देखिए, +2 कूलम प्लस -3 कूलम प्लस -6 कूलम +5 कूलम +8 कूलम +6 कूलम। अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने सबको क्या किया, ऐड किया, सबको जोड़ा, एडिटिविटी, सबको जोड़ा। और जोड़ने का तरीका यह था कि हमने सब के प्रॉपर साइन को भी लिखा, प्लस को प्लस लिखा, माइनस को माइनस लिखा, माइनस को माइनस लिखा, प्लस को प्लस लिखा, प्लस को प्लस लिखा, माइनस को माइनस लिखा। ओ माय गॉड सर, क्या बेहतरीन समझ में आ रहा है मुझे। सारे चार्ज को हमने जोड़ा, सारे इंडिविजुअल चार्ज को हमने जोड़ा उसके प्रॉपर साइन के साथ। आ भैया तू भी जोड़, आ भैया तू भी जोड़, लेकिन तू अपना साइन भी लेता, तू भी अपना साइन लेता और जुड़ जा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, बात समझ में आ रही है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, इसको डिफाइन कर सकते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज इज एडिशन ऑफ द चार्जेस, एडिशन ऑफ चार्जेस on an object या एडिशन ऑफ चार्जेस विथ देयर प्रॉपर साइन, विथ देयर प्रॉपर साइन, विथ देयर प्रॉपर साइन। ये बात समझ में आया। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या, एडिशन ऑफ चार्जेस विथ देयर प्रॉपर साइन, उसके प्रॉपर साइन के साथ जोड़ दो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज समझ गए सर, वाह बहुत अच्छे, क्या समझते हो। इसको हम लोग और डिफाइन, दूसरा आंसर, दूसरा डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, एडिशन ऑफ चार्जेस विद देयर प्रॉपर साइन को, इस तरह के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के जोड़ को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक सम। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि अलजेब्रिकली या अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको छोटा डेफिनेशन चाहिए, ये छोटा है अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। आप ऐसे जोड़ घटाओ क्या बोलिएगा, अलजेब्रिक ही ना बोलिएगा, +x -x +5 -x5 ऐसा करके। तो ये क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी समझ गए, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को जोड़ना उसके प्रॉपर साइन के साथ, जिसको हम लोग अलजेब्रिक सम कहेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। दूसरा प्रॉपर्टी भी समझ गए सर। आइए अब तीसरी प्रॉपर्टी समझते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस पे मैं थोड़ा ज्यादा बोलने वाला हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस पे मैं थोड़ा ज्यादा बोलने वाला हूं, इसलिए ध्यान से समझिए। कंजर्वेशन, मैं चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अभी कंजर्वेशन पकड़ के बताने वाला हूं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक बार मैं रिकॉल कर दूं क्या क्या हमने पढ़ा, उसके बाद मैं इतना जगह को मिटा दूंगा जो जरूरी चीज है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ ले लिए। चलिए आइए देख लेते हैं, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ, नोट्स बना लेना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं रुके हुए चार्ज के ऊपर।
इलेक्ट्रो प्लस, कैसे मालूम रुका हुआ चार्ज? आओ इसके नाम को तोड़े। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर रुका हुआ चार्ज मालूम चल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज एट रेस्ट। चार्ज क्या है? तो चार्ज ये एक नाम है अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होगी और इससे वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाता है। दो तरह के चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दो तरह के ही चार्ज होते हैं। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। इसका एसआई यूनिट क्या है? कूलम। इसका सीजीएस यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चार्ज का सिंबल क्या है? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। एक कूलम कितना होगा? 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सीजीएस यूनिट में दो नाम मिलेगा आपको, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं और स्टैट कूलम भी बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑलवेज क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन E- मतलब एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। चार्ज भी किसी चीज से बना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वार्क। बस इसमें इतना ही हमें जानना है, क्वार्क के ऊपर कोई ज्यादा बहस नहीं। क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अप क्वार्क क्या होगा? प्लस बाय, इसके ऊपर चार्ज कितने होंगे? +2/3e, और डाउन क्वार्क पर चार्ज कितने होंगे? -1/3e, ठीक है। क्वार्क बना होगा, क्वार्क किन किन चीजों को बनाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाता है, बस। उसके बाद प्रॉपर्टीज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि पूरे चार्ज को जोड़ना है उसके प्रॉपर साइन के साथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं कंजर्वेशन की, लेकिन मुझे जगह चाहिए, तो जगह चाहिए तो मैं इतना हिस्सा मिटा दे रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ताकि आपको अच्छे से मैं और एक ही बोर्ड पर मतलब कि सारे प्रॉपर्टी को दिखा सकूं। क्वार्क के ऊपर ज़्यादा बहस नहीं है, क्वार्क कितना ही है। बेसिक यूनिट की चर्चा होगी आगे, इसलिए मैं बेसिक यूनिट को रहने देता हूं और सारी चीज़ों को मैं रहने देता हूं। कंजर्वेशन पे बात करते हैं। आओ भाई, कंजर्वेशन देखिए, पूरे फिजिक्स में है ना, पूरे फिजिक्स में 4 तरह के कंजर्वेशन आपको पढ़ने हैं। 4 तरह के कंजर्वेशन, ठीक है। 4 तरह के कंजर्वेशन पढ़ने हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम 11th में पढ़ा होगा आपने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 4 लॉज हैं, ये 4 कंजर्वेशंस हैं फिजिक्स में जो आपको पढ़ने हैं। कौन कौन? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो 4 कंजर्वेशन पढ़ने हैं, तो चारों में तो कंजर्वेशन है, तो क्यों ना हम कंजर्वेशन समझ लें और सबके आगे जोड़ देंगे तो सारी का मीनिंग हमें पता चल जाएगा। बेहतरीन आइडिया। आइए देखिए, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अभी डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन, सिर्फ इसको। कंजर्वेशन क्या है? क्या है सर कंजर्वेशन? तो कंजर्वेशन मतलब होता है बचा हुआ। कंजर्वेशन मीन्स बचा हुआ, बचा हुआ, ठीक है। कंजर्वेशन मीन्स क्या है? बचा हुआ। या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कंजर्वेशन मीन्स रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन मीन्स क्या? रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है? उसमें कोई भी बदलाव ना हो, वो जस का तस रहे। कंजर्वेशन का मतलब यही होता है। सर कंजर्वेशन समझ में आ गया। अब आ गया समझ में, तो आगे देखिए। फॉर कंजर्वेशन we will understand 2 terms. We will understand 2 terms. 2 टर्म्स हम लोग समझेंगे। कौन कौन है? 2 टर्म हम लोग समझने वाले हैं। कंजर्वेशन के लिए 2 टर्म हम लोग समझने वाले हैं। कौन कौन है 2 टर्म? 2 टर्म कौन कौन है? देखिए, पहला सिस्टम, ठीक है, पहला सिस्टम है और दूसरा आइसोलेटेड। कंजर्वेशन समझना है तो ये 2 टर्म हमें समझना जरूरी है। कैसे? और फिर कंजर्वेशन जब समझ गए तो वो 4 लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और वो सारी चीजें आप समझ गए भाई। तो कंजर्वेशन समझ लेते हैं पहले। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को छोड़ देते हैं, पहले हम लोग कंजर्वेशन मीन्स क्या? बचा हुआ। इंग्लिश में बोले तो रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। कंजर्वेशन समझने के लिए 2 टर्म हमें समझना पड़ेगा, सिस्टम, आइसोलेटेड। और सिस्टम पूरे फिजिक्स में काम देगा।
पूरे फिजिक्स में। अब देखिए क्या है सिस्टम, क्या होता है सर, हमें बताइए सर सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम हम उसे कहेंगे, सिस्टम हम उसे कहेंगे जिसके पास तीन चीजें हो। सिस्टम किसे कहेंगे, जिसके पास कितनी चीजें हो, तीन चीजें। कौन कौन है तीन चीजें भाई? सबसे पहले सिस्टम किसे कहेंगे, जिसके पास तीन चीजें हो। तीन चीजें कौन कौन है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए, पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए। दूसरा, उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, उसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। और तीसरा, फेवरेबल आउटकम होना चाहिए। ये तीन चीजें जिसमें भी देखो उसको सिस्टम बोल दो, जिसमें भी। कैसे? आपका बैग सिस्टम है, अभी का तो पता नहीं अभी क्या क्या आप रखते हो उसमें, पैंट और बनियान और क्या क्या रखते हो नहीं पता, लेकिन जब तुम स्कूल में थे तो तुम क्या करते थे भाई कि जैसे मान लो संडे का टाइम है और मंडे से आपकी स्कूलें खुल रही हैं या मंडे को आपको स्कूल जाना है, तो आप संडे की शाम में एक डायरी लेकर बैठते थे स्कूल की। और फर्स्ट पीरियड ओह इंग्लिश है, इंग्लिश की बुक और कॉपी सबसे ऊपर। सेकेंड पीरियड साइंस है, साइंस की बुक और कॉपी दूसरे नंबर पे। थर्ड पीरियड मैथ्स है, इंग्लिश मैथ्स की बुक और कॉपी तीसरे नंबर पर। चौथा पीरियड एसएसटी है, उसको डाल दिए चौथे पे। पांचवा पीरियड हिंदी है, उसको डाल दिए। छठा पीरियड संस्कृत है, उसको डाल दिए। तो आप एक पूरा कलेक्शन, आप क्या कर रहे हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन कौन है? बुक्स है, कॉपीज है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, लंच बॉक्स है, डायरी है, पेन है, सब कुछ है। ये सब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसको क्या कर रहे हैं? प्रॉपर तरह से अरेंज कर रहे हो। क्योंकि मान लो फिफ्थ पीरियड में अगर कोई सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि हिंदी है, तो अब आप पूरा बैग निकाल कर बेचने तो नहीं लगोगे यार कि अरे यार देखो तो इसमें फिर हिंदी कौन है, मुझे पता नहीं चल रहा है। वैसा करते हो क्या? नहीं करते थे। आप क्या करते थे? 1 2 3 4 5 निकाल लिए। तो बैग आपका सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने दिया। बैग क्या? आपका सिस्टम, क्योंकि बैग में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर अरेंजमेंट आपने किया है और फेवरेबल आउटकम मिल रहा है आपको। गिन रहे हैं और निकाल रहे हैं, गिन रहे हैं और निकाल रहे हैं। लंच बॉक्स, वाटर बॉटल का साइड में जगह है। डायरी आप हर पीरियड में यूज करते हो होमवर्क लिखने के लिए, इसको सबसे ऊपर रखते हो। पेन और कॉपीज, पेन और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को भी ऊपर रखते थे। तो ये आपका सिस्टम है। और जितने भी आप आजू बाजू में जो भी देख सकते हो सब सिस्टम है। मैं इस फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फोन भी एक सिस्टम है, इसमें भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, स्पीकर है, माइक है, सर्किट है, आईसी है, बहुत सारी चीजें हैं। साइकिल में भी क्या है? व्हील है, रिम है, स्कोप है, उसके बाद ब्रेक्स है, उसके बाद वायर है, ब्रेक वायर है, मडगार्ड है, पैडल है, चेन है, सीट है, हैंडल है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है और इसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट है और आपको फेवरेबल आउटकम मिल रहा है। साइकिल बना हुआ, आप चाहकर बैठकर कहीं भी जा सकते हो। बाइक के पास भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर अरेंजमेंट है और फेवरेबल आउटकम है। 4 व्हीलर, एरोप्लेन, जितनी भी मशीन है उसको आप सिस्टम बोल सकते हो। इवन आप कंप्यूटर को सिस्टम ही बोलते हो कि भाई सिस्टम मेरा खराब हो गया, सिस्टम मेरा अच्छा है, सिस्टम बनवाना है, सिस्टम खरीदना है, तो वो उसमें भी क्या? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर अरेंजमेंट है और फेवरेबल आउटकम। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। सिस्टम का डेफिनेशन लिख देते हैं। तो आइए सिस्टम का डेफिनेशन। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रॉपर अरेंजमेंट to get favorable outcome। बात समझ गए? तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए। हम लोग भी क्या है? सिस्टम है भाई। कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स है ना, कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स तो है ना अपने अंदर, तो हम लोगों का भी कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स है, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह ऑर्गन्स हो गया। इसका भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। हार्ट यहाँ है, ब्रेन यहाँ है, किडनी यहाँ है, लीवर यहाँ है, फेफड़ा यहाँ है। ऐसा नहीं ना कि किडनी हम लोग पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, सब एक प्रॉपरली अरेंज हुआ है और सब का हमें क्या? फेवरेबल आउटकम। ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, सांस ले रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, किडनी से यूरिन निकाल रहे हैं, हम लोग यूरिन फॉर्म कर रहे हैं, गंदे पानी या जो भी चीज़ें उसको बॉडी से उस वेस्टेज को निकाल रहे हैं, तो एक प्रॉपर फेवरेबल आउटकम है। माउथ है, जबान है, टंग है टेस्ट करने के लिए, मोमोज, ठीक है। तो अरेंजमेंट टू गेट फेवरेबल आउटकम। बात समझ में आ रही है? तो सिस्टम आप समझ गए, कोई भी चीज सिस्टम। अब सिस्टम के बाद क्या है? अगला आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या है? तो आइसोलेटेड का मतलब होगा फ्री फ्रॉम
एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कहने का मतलब क्या है? बाहरी प्रभाव, बाहरी प्रभाव। बात समझ में आ रही है? आइसोलेटेड का मतलब होता है जिसे बाहरी प्रभाव से बचा हुआ रहे, वो बाहरी प्रभाव से बचा हुआ रहे, उसको क्या कहेंगे? आइसोलेटेड। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर क्या हो रहा है। बात समझ में आ रही? कोई मतलब नहीं है उसको कि बाहर क्या हो रहा है। बहुत सारा ऐसा मीम आप देखे होंगे कि बच्चा अपना लैपटॉप पे चल रहा है और बाहर आग लगी हुई है, ऐसा मीम बहुत देखे होंगे आप। तो उसमें क्या है? उसको बाहरी प्रभाव से कोई मतलब नहीं। हम लोग ओ माय गॉड आग लग गई, चलो चलो पानी पानी जुगाड़, मदद करते ना हम लोग, लेकिन वो बच्चा उस मीम में देखो कुछ नहीं हो रहा है। तो आइसोलेटेड करने का मतलब क्या? फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो कंजर्वेशन के लिए हमें दो टर्म समझना था, सिस्टम और आइसोलेटेड, समझ गए। और जो पूरे फिजिक्स में चार, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और चार, वो सब आप समझ जाओगे। बस हम कंजर्वेशन समझ लें तो कंजर्वेशन, सिस्टम और आइसोलेटेड समझ गए। अब इसके बाद मुद्दा समझो। ये सर मैं इतना समझ चुका हूं, ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। तो ये जब आप समझ गए तो कंजर्वेशन बराबर होगा सिस्टम प्लस आइसोलेटेड, सिस्टम प्लस आइसोलेटेड। सर ये आपने बहुत बेहतरीन मुद्दा खड़ा कर दिया है, सिस्टम प्लस आइसोलेटेड। कंजर्वेशन मतलब सिस्टम प्लस आइसोलेटेड। कंजर्वेशन का मतलब क्या? मैंने कहा बचा हुआ। सिस्टम, अगर सिस्टम क्या है, पूरी जानकारी आपके पास। सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड। सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट, फेवरेबल आउटकम। और वो क्या है? आइसोलेटेड, मतलब उसको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे? आइसोलेटेड कहेंगे। अब समझो, अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड हो तो वो कंजर्व नहीं होगा। मीनिंग आप खुद निकालो यार, आप इतना देर से समझ रहे हो, आपको खुद आइडिया मिल गया होगा कि यस दैट्स द फैक्ट कि कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या है? सिस्टम प्लस आइसोलेटेड। इसका मैं बेहतरीन एग्जांपल अभी के दौर का दे रहा हूं। मैं अभी के दौर का, पैंडेमिक टाइम चल रहा है ना, कोरोना चल रहा है ना, सेकेंड वेव आ गया ना, थर्ड वेव की तैयारी हो रही है ना, अल्लाह ना करे आए, लेकिन खैर फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव आपको तो याद होगा 2020 और 2021, वो वाहियात दिन आपको याद होगा। खैर जज्बात को कंट्रोल करते हुए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि वो 2020 और 21 में क्या हुआ था। 2020 स्टार्टिंग मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, मालूम चला कोरोना फैल रहा है, एक महामारी फैल रही है। हम लोग, मैंने क्या कहा, हम लोग सिस्टम है, हम लोग सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, प्रॉपर अरेंजमेंट, फेवरेबल आउटकम, हम लोग सिस्टम है। अब जैसे ही एक बढ़ने लगा, सरकार ने क्या कहा? लॉकडाउन्स, सब लोग अपने अपने घर में पैक हो जाओ, खबरदार जो रोड पर दिखे पुलिस वहां खड़े हैं, लाठी चार्ज कर देंगे, इसलिए खबरदार घर में रहो। आपसे क्या कहा गया? घर में रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, मतलब आइसोलेटेड रहिए। बात समझ में आ रही है? घर में रहिए मतलब आइसोलेटेड, आइसोलेट हो जाइए, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने कमरे में पैक हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप आइसोलेटेड के पीछे जो रिजल्ट है, जो मतलब है, वो क्या है? फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब लॉकडाउन हो गया, आप घर में हैं और आपने बाकायदा नियम को निभाया और घर में ही रहे, घर में ही रहे। वो अलग मसला है कि आपका मेंटली टॉर्चर होने लगे, मेंटली डिस्टर्ब होने लगे, बहुत सारी बीमारियां, कोरोना को छोड़कर बहुत सारी बीमारियां होने लगी, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आपको जिस मुद्दे से बचाया गया वो मुद्दा तो था आइसोलेटेड, मतलब घर में पैक हो जाए क्योंकि बाहर कोरोना है। अब आप पैक हो गए एकदम, अब 4 महीना लॉकडाउन था, घर में, घर से निकले नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं। आपके सिस्टम को, आपका जो सिस्टम है, इसको कोरोना नहीं था, आपने नियम को पालन किया, आपने सिस्टम को आइसोलेट कर लिया, सिस्टम को आइसोलेट कर लिया, 4 महीने तक आइसोलेट कर लिया, कोरोना खत्म, लॉकडाउन खत्म। फिर आप जब बाहर आए तो आपको वो कोरोना नहीं है। इसका मतलब आपका सिस्टम क्या था? कंजर्व है, बचा हुआ है। पहले भी कोरोना नहीं था, कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद भी कोरोना नहीं है। इसका मतलब आपका सिस्टम क्या हो गया? कंजर्व हो गया। बात समझ में आ रही है?
तो अगर कहीं पर भी कंजर्वेशन वर्ड यूज करें ना, समझ जाओ सिस्टम है और आइसोलेटेड। और अगर कहीं लिखता है एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब कंजर्वेशन की बात कर रहा है। बिना सिस्टम हो और आइसोलेटेड हो, बिना इसके कंजर्वेशन पॉसिबल ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो कंजर्वेशन मतलब आप समझ गए, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कंजर्वेशन। अब आते हैं चार्ज पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, इतना बेहतरीन कंसेप्ट दे रहा हूं, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार। ठीक है, कंजर्वेशन। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, जो हमारा मुद्दा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। तो चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सर ये तो बचपन से पढ़ता रहा हूं, इसी के लिए तो दोबारा पढ़ा रहा हूं यार, ताकि दिमाग में घुसे। नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसको समझ सकते हैं आप कि चार्ज को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट करेंगे, इफ यू क्रिएट इट विल क्रिएट इन पेयर। इफ यू क्रिएट इट विल क्रिएट इन पेयर, it will create in pair resulting net charge zero। oh my god, ये क्या बात है। अगर आप चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट करोगे तो वो पेयर में क्रिएट होगा और रिजल्ट नेट चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, नेट चार्ज ऑलवेज जीरो। सर इसको थोड़ा और अच्छे से, ठीक सब रखो। इफ यू क्रिएट इट विल क्रिएट, इफ यू क्रिएट इट विल क्रिएट इन पेयर रिजल्टिंग। अब सर इसको समझा दो यार। ठीक है, देखो यार, बचपन में स्कूल टाइम में आपने एक काम किया होगा, स्केल को लेके बाल में रगड़ते थे और कागज को ऐसे, कागज ऐसे होते होते चिपक जाता था। होता था कि नहीं? होता था ना। तो वही चीज यहां कर रहे हैं भाई। देखो ये मार्कर है, ये प्लास्टिक है, इसमें भी वो काम होगा जो आपके स्केल में होता है। मैंने इसको छुआ हुआ है, पूरा अच्छे से पकड़ा, उठाया, क्या इस पर चार्ज है? आप कहेगा नहीं सर, इस पर तो चार्ज नहीं होगा। ठीक है, चार्ज नहीं, इस पर चार्ज कितना? जीरो। क्या मेरे बाल पर चार्ज है? आप कहेगा नहीं सर, बाल पे भी चार्ज नहीं। तो बाल पर भी चार्ज नहीं, तो चार्ज इस पर भी जीरो, मेरे बाल पर भी चार्ज जीरो। टोटल चार्ज कितना? जीरो प्लस जीरो, जीरो चार्ज है ना। अब आप कहेगा, अब मैं कहूंगा ये एक सिस्टम है। सिस्टम कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में एक ये आ गया मार्कर, प्लास्टिक और मेरा बाल, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसको हम प्रॉपर्ली अरेंज करके एक दूसरे पर रब कर रहे हैं और फेवरेबल आउटकम, जो आउटकम क्या, हम चार्ज लाना चाह रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम हो गया। क्या इसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व है? नहीं, कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं। इसको बस इससे मतलब है और इसको बस इससे मतलब है। ठीक, अब इसको मैंने रब किया और एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, पढ़ेंगे हम लोग, उससे हम लोग चार्ज मेजर करते हैं। उसके नज़दीक इसको ले गए, देखा, मालूम चला इस पर कितना चार्ज है, -10। प्लास्टिक पर कितना चार्ज? -10। बाल पर कितना चार्ज? +10। टोटल चार्ज कितना? -10 + 10 0। बात समझ में आ रही? -10 + 10 कितना हो गया? 0 हो गया। -10 + 10 कितना हो गया? 0। पहले भी कितना चार्ज था? 0। अब भी कितना चार्ज है? 0। तो आपने क्या क्रिएट किया? -10, तो यहां ऑटोमेटिक उतना ही +10 क्रिएट हो गया। मतलब रिजल्टिंग नेट चार्ज ऑलवेज कितना? 0। टोटल चार्ज, क्या टोटल चार्ज में कोई हुआ 0 से +1? नहीं, टोटल चार्ज पहले भी 0 था, टोटल चार्ज अभी भी 0 है। इंडिविजुअली क्रिएट होगा, तो वही तो मैं कह रहा हूं, इंडिविजुअली क्रिएट होगा, लेकिन किस में? पेयर में, और इक्वल और अपोजिट, इस तरह से कि नेट चार्ज हमेशा कितना? 0। कहने का मतलब है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को तोड़िएगा, एक न्यूट्रॉन को तोड़िएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक प्रोटॉन बनेगा। मतलब इस पर टोटल चार्ज 0, इस पर -1, इस पर +1, और रिजल्टिंग अभी भी कितना? 0 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन समझ गए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ गए। अब चौथी प्रॉपर्टी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं।
चौथी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब कि यहां मैंने आपसे क्या लिखा, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इससे छोटा पॉसिबल नहीं। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक चार्ज, एक प्रोटॉन मतलब एक चार्ज। तो अगर हम किसी भी बॉडी पर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने इसको रब किया और इस पर मैंने -10 कहा और बाल पर +10 कहा, इसका मतलब -10 कहने का मतलब कि इस पर -10 कहने का मतलब इस पर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पर कितना आ गए? 10 प्रोटॉन आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज बराबर किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा ना, टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज बराबर होगा नंबर इनटू बेसिक यूनिट, नंबर इनटू बेसिक यूनिट। यही है। इसको और समझो, बेहतरीन तरीके से समझो। देखो जैसे मान लो पूरे इंडिया में 10 का सिक्का चल रहा है, बस पूरे इंडिया में 10 का सिक्का चल रहा है, उसके अलावा कोई नहीं, 5, 10, 100, 1000, 2000 कुछ नहीं, सिर्फ 10 का सिक्का चलता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो किसके पास कितना अमाउंट होगा ये कैसे डिसाइड होगा कि उसके पास 10 का सिक्का कितना है? होगा कि नहीं होगा? तो कौन कितना अमीर है ये कैसे डिसाइड होगा कि उसके पास 10 का सिक्का कितना है? यही कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि किसके पास कितना चार्ज है ये कैसे डिसाइड होगा कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। यही क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये मिल्कमैन एक साइंटिस्ट थे, उनका एक वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाल कर दिया कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ गए कि चार्ज किसी भी बॉडी पर जो होगा वो नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज इनटू बेसिक यूनिट, मतलब कितना चार्ज है और उसको मल्टीप्लाई कर दो बेसिक यूनिट से। जैसे बेसिक यूनिट के से मल्टीप्लाई का मतलब भी समझ लो, 10 का सिक्का चल रहा है, किसी के पास 500 सिक्का है, तो अमाउंट कितना हुआ? 500 सिक्के, एक सिक्के का वैल्यू कितना? 10 रुपया, 5000। बात समझे? एक सिक्के का वैल्यू डाल दो 5000। तो यही है टोटल चार्ज, यही है टोटल अमाउंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन। इससे कंक्लूजन ये निकला कि चार्ज किसी भी बॉडी पर जो होगा वो ना तो, या किसी भी बॉडी पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ना तो फ्रैक्शन में होगा और ना ही डेसिमल में होगा, वो होल नंबर में होगा। क्योंकि बेसिक यूनिट कौन है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? तो या तो हाफ इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं, हाफ प्रोटॉन पॉसिबल नहीं, डेसिमल में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं, डेसिमल में प्रोटॉन पॉसिबल नहीं। तो जब डेसिमल में बेसिक पॉसिबल नहीं है तो इससे निकला हुआ टोटल चार्ज कैसे पॉसिबल हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? तो टोटल चार्ज Q बराबर NE, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको डिफाइन अगर करें तो क्या डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मल्टीपल ऑफ, या यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल कह देते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट, ये है Q बराबर NE, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ गए। और इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि चार्ज जो होगा, ठीक है, चार्ज किसी भी बॉडी पर होगा वो ना तो फ्रैक्शन में होगा और ना ही डेसिमल में होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू कितना होगा ये भी लिख देते हैं यहां पर। एक इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पर जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज उतना ही होता है और एक प्रोटॉन पर भी चार्ज उतना ही होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम समझ गए कि चार्ज किसी भी बॉडी पर जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट, तो ये हमने प्रॉपर्टी समझ ली। इसमें और भी प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? 5वां प्रॉपर्टी देख लीजिए।
पांचवा प्रॉपर्टी क्या है कि रुका हुआ चार्ज, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। रुका हुआ चार्ज क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। रुका हुआ चार्ज क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इन मोशन, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सिंबल है। चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। और चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो पैदा करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज अगर चार्ज रुका हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मोशन में है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज को फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज जब भी होगा मास के साथ होगा, चार्ज जब भी होगा मास के साथ होगा। मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन मास जो है वो हम चार्ज एसोसिएटेड विथ मास कहेंगे, लेकिन मास एसोसिएटेड विथ चार्ज नहीं कहेंगे, क्योंकि मास जब भी होगा, मास हो सकता है कि बिना चार्ज के हो, लेकिन चार्ज जब भी होगा वो किसके साथ होगा? मास के साथ होगा। तो ये हमने इस लेक्चर में बेसिक बातें करी हैं चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। और स्पेशली फोकस है हमारा किस पर? जेई और नीट पर। तो इसमें जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो बोर्ड लेवल से नहीं, एडवांस लेवल का टॉपिक होगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।